नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक 20 पर। आज इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सामाजिक पेंशन योजनाएं चलाई जाती है उसके बारे में। सामाजिक पेंशन योजनाओं में दोस्तों जो सरकार की वेबसाइट चलती थी उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले इस वेबसाइट में हम जिसका भी आवेदन करते थे दोस्तों और बहुत ही आसान तरीके से हो जाया करता था, पर उसमें कुछ कमियां थी जिसको दूर करने के लिए इसमें एक बड़ा संशोधन किया गया है, जिसके लिए काफ़ी दिनों तक वेबसाइट को बंद भी किया गया था। और जब वो संशोधन किया गया तो उसमें एक बड़ा बदलाव सामने आया है। तो हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसी महिलाएं होते हैं, बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है, और जिस कारण उनको सरकार द्वारा ये जो भी योजनाएं चलाई जाती है, जिसको निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या दिव्यांग पेंशन योजना के नाम से जानते हैं, जिसकी सहायता से उनको 500 रुपये प्रति माह औसत की दर से प्रत्येक तिमाही में 1500 रुपये की दर से पेंशन भुगतान किया जाता है दोस्तों, जिसकी सहायता से उनको इतनी सहायता तो मिल जाती है कि वो अपना भरण पोषण आसानी से कर सके। तो हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ज़रूरतमंद, जिनको इन पेंशन योजनाओं की ज़रूरत होती है। कभी कभी होता है कि हम कुछ उनके लिए कर पाएँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो केवल ये पेंशन योजनाओं से उनको लाभ दिला सकते हैं, जिससे उनको एक आर्थिक सहायता मिल जाएगी, जिससे वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन कौन से ऐसे बदलाव किए गए हैं। वर्तमान में जो पेंशन पोर्टल है दोस्तों वो कुछ इस तरह का बन चुका है। जैसे ही इस वेबसाइट में हम आते हैं दोस्तों तो इसमें कुछ अभी देखिएगा आप कुछ इस तरह का बदलाव किया गया है। ये पेंशन पोर्टल दोस्तों हमारे सामने खुल के आ गया है। जैसे अगर हम जिस भी पेंशन स्कीम पे अगर हम क्लिक करते हैं, जैसे हम दोस्तों ये वृद्धावस्था पे ही क्लिक करते हैं, तो अभी आप देखिएगा क्या होता है दोस्तों। नमस्कार, एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। तो आपने देखा दोस्तों कि अब जो है एक ऑडियो क्लिप इस वेबसाइट पे जुड़ी गई है। जैसे ही हम जिस भी स्कीम पे जाते हैं वहाँ पे हमारा एक ऑटोमेटिक जो ऑडियो सिस्टम है उससे हम लोगों को एक वेलकम वेबसाइट पे किया जाता है, जो कि हिंदी में है, ताकि सबको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों आज हम इस पेंशन पोर्टल में क्या बदलाव किया गया है पहले उसको समझ लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें से किसी एक स्कीम के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि उसकी पात्रता की सीढ़ी क्या है, कौन कौन से एप्लिक लगेंगे और आवेदन कैसे करना है। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया है दोस्तों, कि जैसा कि आप ये जो URL देख सकते हैं दोस्तों, इस URL में एक छोटा सा बदलाव ये किया गया है दोस्तों कि पहले ये जो http:// ये जो स्लैश और sspy-up.gov.in केवल यही वेबसाइट हुआ करती थी दोस्तों। तो जिस कारण से इसको बदल दिया गया, इसमें S जोड़ दिया गया है। और पहले जो वेबसाइट हुआ करती थी वो कुछ इस तरह का दिखा करता था दोस्तों, और देखिए वो केवल इतना ही टाइप करने पे ये ओपन हो जाती थी। साइट में ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था दे रखी थी। जिला स्तरीय अधिकारी, BDOs, खंड विकास अधिकारी और SDM जो तहसील स्तर के अधिकारी थे उनके लॉगिन करने के लिए यहाँ पे व्यवस्था दे रखी थी। और आवेदन की स्थिति जो भी आवेदन करते थे उसको यहाँ से हम जान सकते थे कि आवेदन की स्थिति क्या है, हमने आवेदन किया तो किस स्तर पे वो अभी प्रक्रिया में है या प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसके बारे में यहाँ से जानकारी हमें मिलती थी। तो ये पुरानी साइट कुछ इस तरह से दिखती थी, जिसमें संशोधन करके दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। हम केवल अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों सिर्फ निराश्रित महिला पेंशन, जिसको विधवा पेंशन के नाम से भी जानते हैं। मैं इसके बारे में आपको अभी आज वर्तमान में जानकारी दूंगा। सभी योजनाओं में आवेदन करने का तरीका एक ही है दोस्तों, बस केवल पात्रता की श्रेणी जो है वो बदलती रहती है।
जैसे वृद्धावस्था पेंशन में दोस्तों जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक होती है और वही इसके लिए पात्र होता है, और उसमें आय की भी सीमा निर्धारित की गई है, जिसे किसान पेंशन योजना के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। और निराश्रित महिला पेंशन की बात करें दोस्तों, तो निराश्रित महिला पेंशन को विधवा पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। ये केवल उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो निराश्रित हो, मतलब विधवा हो चुकी हों, और जिनके परिवार की आय सीमा भी निर्धारित की गई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी इसके बारे में बताता हूँ। और दिव्यांग पेंशन दोस्तों उनको मिलता है जो दिव्यांग हो, और कुष्ठावस्था पेंशन, जैसे कि आप देख लीजिए जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं उनको इस योजना से लाभ दिया जाता है दोस्तों। दिव्यांग पेंशन में दोस्तों दिव्यांगता की जो प्रतिशत हो वो 40% या उससे अधिक होगा, तभी इसके लिए वो पात्र होंगे और तभी वो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ निराश्रित महिला पेंशन के बारे में। तो निराश्रित महिला पेंशन में एक छोटा सा बदलाव करके एक शासनादेश जारी किया गया था प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास के द्वारा। तो वो शासनादेश दोस्तों 3 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। तो उसमें कुछ संशोधन किए गए थे दोस्तों, वो संशोधन हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो आवेदन पत्र भरने के लिए एक लिंक उन्होंने वेबसाइट पे दे रखा था, पर वर्तमान में कुछ संशोधन कर दिया गया, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि वो संशोधन किस तरह से किया गया। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा दोस्तों, आप वहाँ से जाके इसको आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आवेदिका को ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत किसी प्रकार की हार्ड कॉपी किसी भी कार्यालय में जमा नहीं करनी, यानी आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर देना है और उसकी किसी भी तरह की कोई भी कॉपी कहीं भी जमा नहीं करनी है। और आवेदिका के ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी खंड विकास अधिकारी उप जिलाधिकारी, खंड विकास यानी BDO, उप जिलाधिकारी यानी SDM नगर मजिस्ट्रेट, जो भी दोनों में जिसके पास प्रभार होगा, के द्वारा ऑनलाइन प्राप्त करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से जांच कराकर ऑनलाइन फॉर्म अग्रसारित किया जाएगा। यानी जो भी फॉर्म हम भरेंगे वो जिसके भी, जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आपका आवेदन पत्र ऑटोमेटिक जो है आपके खंड विकास अधिकारी यानी BDO के स्तर पर जाएगा। अगर आप नगर क्षेत्र में रहते हैं तो आपका आवेदन जो है उप जिलाधिकारी या फिर नगर मजिस्ट्रेट के लॉगिन पे जाएगा, जहाँ से वो इसको प्रिंट करके और जो भी उनका अधीनस्थ होगा, जैसे ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, ग्राम सचिव होते हैं, या फिर यहाँ पे जो हमारे लेखपाल होते हैं जिसको बुलाता है, या जिसको भी वो चाहे नामित कर सकते हैं। और वो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से, तो जिससे वो चाहे जो भी मतलब खंड विकास अधिकारी या फिर जिलाधिकारी जिसको भी चाहते हैं वो इसके स्तर से इसके पात्रता की जांच करा कर इसको जो है फॉर्म को अग्रसारित करेंगे। अग्रसारित करने का मतलब उनके अपने डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर जो होता है उसके थ्रू जो है ये फॉर्म ऊपर आगे की तरफ जाता है। जो आपके जिला प्रोफेशनल अधिकारी होते हैं जनपद स्तर पर, उनके स्तर से फिर फॉर्म जो है एक कमेटी बनाई गई थी, जिला स्वीकृति एवं अनुसरण समिति बनाई गई है, इसी शासनादेश में उसकी व्यवस्था दे रखी है। वो उनके अनुमोदन के उपरांत जो है ये पेंशन को फाइनल फिनिश किया जाता है, जिसके बाद PFMS के थ्रू इसका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको पेमेंट की धनराशि प्राप्त होना शुरू होता है। तो आपने ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें ये सारी चीज़ें संशोधित की गई थी। और देखिए जैसे मैं बात कर रहा था, सदस्य वाली जिला स्वीकृति एवं अनुसरण समिति जिला पेंशन अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाभार्थियों को PFMS के माध्यम से पेंशन की धनराशि का अंतर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि पात्रता का जो श्रेणी है उसमें कुछ चीज़ों 2017 में सुधार कर दी गई थी। तो सबसे पहले जो पात्रता की श्रेणी की आवेदिका उत्तर प्रदेश राज्य की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। आवेदिका की पति की मृत्यु हो गई, यानी जो विडो होगा वही इस पेंशन के लिए पात्र होगा। और इसमें तीसरा है आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम ना हो, जैसा कि हमारा ये संवैधानिक व्यवस्था में भी ये सारी चीज़ दे रखी है। और चौथा जो है आवेदक एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रुपया 2 लाख से अधिक ना हो। तो इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों। पहले ये 46,080 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 56,000 कुछ रुपये जो है वो शहरी क्षेत्र के लिए वो निर्धारित था, जिसमें एक बड़ा संशोधन करते हुए जो विडो पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी आवेदक है उनको एक बड़ी राहत दी गई है। और इसमें एक पांचवा और सबसे बड़ी बात है कि आवेदिका को राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन प्राप्त ना हो रही हो। तो जैसा कि आपने देख लिया दोस्तों
कि एक इतनी बड़ी पात्रता की एक श्रेणी निर्धारित की गई है, जिसमें सारी चीज़ें ये श्रेणियाँ, ये पात्रता की ये जो श्रेणियाँ हैं इसको तय की गई है। तो इसके अंतर्गत अगर जो आता है वही आवेदन करेगा दोस्तों, नहीं तो उसका आवेदन अपने आप निरस्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि उस आवेदन करते समय कौन कौन से अभिलेख की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटे से एक इमेज के माध्यम से समझा देता हूँ दोस्तों कि देखिए, एक ज़िले में एक बैनर बनवाया गया था, बैनर पोस्टर जो होता है, ये उसकी कॉपी है। तो ये मैंने बनवाया था एक, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके इसको किस प्रकार से भरना है और इसका लाभ कैसे लेना है। तो देखिए, ये महिला कल्याण विभाग द्वारा निराश्रित महिला पेंशन योजना को संचालित किया जाता है और निराश्रित महिला भरण पोषण अनुदान विधवा महिलाओं के लिए संचालित है। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह ₹500 की दर से प्रति तिमाही ₹1500 लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, यानी पीएफएमएस के थ्रू सारे पेमेंट होते हैं। पीएफएमएस जो है वो वित्त मंत्रालय की साइट है, जिसके थ्रू योजनाओं का भुगतान, जो भी पेंशन वगैरह की धनराशि होती है वो उसी के थ्रू भुगतान की जाती है। यहाँ अनिवार्य पात्रता की हमने पीछे ही जानकारी प्राप्त कर ली थी दोस्तों, जहाँ भी वो चीज़ें दे रखी हैं, इसको आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। और आवेदन हेतु जो आवश्यक अभिलेख होंगे, भरते समय कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है दोस्तों। पहला तो एक रंगीन फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज़ का, जो लेटेस्ट हो, और आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जिसमें शैक्षिक अभिलेख या चिकित्सक द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र हो सकता है, और आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए ये आय, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। पति की मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा जारी, ये प्रपत्र 6 होता है दोस्तों, जो जारी किया जाता है, जिसमें मृत्यु संबंधी पंजीकरण का विवरण होता है, जिसमें दिनांक वगैरह ये सारी चीज़ें दी होती है। आधार कार्ड और वोटर कार्ड दोस्तों, आधार कार्ड पहले तो दोस्तों नहीं हुआ करता था, अब जो है आधार कार्ड हम जब भी भरते हैं तो इसका ऑथेंटिकेशन होता है, यानी इसका एक वेरिफिकेशन कोड आपको डालना पड़ेगा, जो OTP के थ्रू प्राप्त होगा, तब जाके आपका आधार भराई होगा। और ये वोटर कार्ड दे रखा है दोस्तों। और बैंक पासबुक की छाया प्रति, बैंक जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए दोस्तों, किसी भी क्षेत्रीय बैंक में पेंशन की धनराशि नहीं प्रेषित की जाती है दोस्तों। और मोबाइल नंबर एक पड़ेगा जो स्वयं निकटतम परिजन का हो। अब जो मोबाइल नंबर पड़ेंगे दोस्तों, जब भी हम फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक OTP जाएगा दोस्तों, तब हम फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। और आवेदिका उपयुक्त अभिलेख सहित किसी भी जनसेवा केंद्र, लोकवाणी जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफे अथवा स्वयं जो है आवेदन कर सकती है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है कि किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी किसी भी कार्यालय में जमा नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोस्तों। मैं यहाँ ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर भी मैं लिख दे रहा हूँ, जिससे आप देख सकें ये क्या चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों वेबसाइट पे और समझते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें भरने के लिए आवश्यक होगी। जैसा कि हम जब भी ऑनलाइन आवेदन करें वाले लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें दोनों चीज़ें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दे रखी है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। जैसे कि आप यहाँ पे जनपद सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे गोरखपुर जिला ले लेता हूँ। नगर क्षेत्र में रहते हैं आप या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जैसे ही हम नगर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा तहसील का डेटा अपने आप वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर हम ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ग्रामीण वाइज जो डेटा होगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ जैसे हम तहसील सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला तहसील सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक, उस तहसील के अंदर जो भी ब्लॉक आते हैं वो अलग हो जाएंगे। और उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ से जो भी ब्लॉक लेता हूँ, उसके हिसाब से जो भी ग्राम पंचायतें बनी होंगी दोस्तों, वो उसके हिसाब से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और यहाँ पे अगर हम कोई भी ग्राम पंचायत लेते हैं तो उसके हिसाब से जो भी उसके अंदर गांव होंगे वो अलग हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे आपका वही नाम भरना है जो आपके आधार कार्ड पे लिखा गया हो, यानी स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल उसके सेम होनी चाहिए। जहाँ से हम दोस्तों यहाँ से क्लिक करके जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको यहाँ से सेलेक्ट करके
अपना जो है डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं। पति का नाम जो भी हो आधार कार्ड के हिसाब से इसको भी भरें। और श्रेणी में जो दिया गया है कि आप सामान्य में आते हैं कि अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ी में आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आते हैं। जहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालते समय चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो भी मोबाइल नंबर हो वो आपके पास होना चाहिए, वो यहाँ पे डालिए और यहाँ पे पूरा पता भर देंगे दोस्तों। यहाँ से हम अपना बैंक डिटेल भरेंगे दोस्तों, जो भी बैंक हम भरेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपने आप वो ब्रांच जो है वो ज़िले के हिसाब से सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। IFSC कोड जो दोस्तों, जैसे हम जो भी ब्रांच लेंगे वो अपने आप उसके हिसाब से IFSC कोड जो है यहाँ पे अपने आप फिल्ड हो जाएगा। अब अगर IFSC कोड अलग हो तो कृपया संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बेतिया हाता लिया, तो ये अपने आप बेतिया हाता की ब्रांच का जो IFSC है उसको यहाँ पे उसने अपने आप फिल कर लिया। जहाँ पे आय प्रमाण पत्र का जो डिटेल होगा वो भरेगा। यहाँ पे हम भरेंगे एप्लीकेशन नंबर, जो जब भी हम फॉर्म आय प्रमाण पत्र के लिए जो भी भरा जाता है तो उसमें एक एप्लीकेशन नंबर होता है, वो यहाँ पे भरेंगे। और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है, प्रमाण पत्र का नंबर होता है, वो ये भरेंगे। यहाँ पे अपना कलर फोटो भरेंगे, जिसकी एक साइज़ उन्होंने JPG या JPEG में दिया है, जो 20 KB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और जो भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे दोस्तों वो PDF में होनी चाहिए और इसकी साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए दोस्तों। वो यहाँ से अपलोड करके, और यहाँ पे मैं घोषणा करती हूँ कि मैं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसी भी पेंशन योजना संबंधित आर्थिक लाभ नहीं प्राप्त करता, तो मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियाँ पूर्णतः सत्य किसी भी स्तर पर असत्य पाए जाने पर समस्त भुगतानी धनराशि भू राजस्व के बकाये की भांति वसूल किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसा कि इन्होंने एक डिक्लेरेशन दे रखा है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो कैप्चा डाल के हम सबमिट कर देंगे दोस्तों। जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों तो एक 12 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर हमें प्राप्त होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी के आधार पे अब आगे की जो भी काम होंगे वो हमारा किया जाएगा। अब हम जब फॉर्म सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद दोस्तों हमको इस वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा जो आवेदिका लॉगिन करके लिखा हुआ है दोस्तों। इस वाले लॉगिन पे हम जब इस वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह का कुछ हमारे पास इंटरफेस खुल के आ जाएगा कि रजिस्टर्ड एप्लीकेंट OTP बेस्ड लॉगिन। तो यहाँ पे हम जिस भी पेंशन स्कीम का फॉर्म भर रहे हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। हम लोगों ने अभी विडो पेंशन के बारे में बात की, तो विडो पेंशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अपना एक जो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर जो 12 अंक का प्राप्त होगा, जो 31 से शुरू होगा दोस्तों, और हर ज़िले के बाद वो अलग अलग होता है। जिस ज़िले का होता है उस ज़िले के हिसाब से रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग होते हैं दोस्तों। बात करें अगर विडो पेंशन की, तो विडो पेंशन को जो एप्लीकेशन नंबर होता है दोस्तों वो अंत में 2 से समाप्त होता है, और जो वृद्धावस्था पेंशन होता है उसके अंत में 1 होता है, और जो हैंडीकैप पेंशन होता है दोस्तों उसके अंत में 3 नंबर जरूर होता है। यहाँ पे अपना वही नंबर डालेंगे जो हम फॉर्म भरते समय डाले थे, और यहाँ से सेंड OTP करेंगे। OTP आएगा दोस्तों तो उसको यहाँ पे फिल करेंगे, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन कर देंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे दोस्तों हम, तो हमें अब जो है फॉर्म सबमिट करने और बाकी आगे चीज़ें आगे भरने के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। अब क्या है दोस्तों कि पहले इस तरह का नहीं हुआ करता था। पहले बस सिंपली हम लोगों ने फॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट अपलोड किया और सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही जैसे हम सबमिट करते थे दोस्तों, वो एक बार मॉडिफिकेशन के लिए हमें मिलता था, एडिट करने के लिए। अगर कोई कमी रह गई तो उसको सुधार करते हुए हम उसको फाइनल सबमिट कर देते थे, और वो संबंधित BDO या फिर SDM को अपने आप वो फॉरवर्ड हो जाता था। अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब हम जब फॉर्म भर लेंगे और इस OTP से जब लॉगिन करेंगे तब हम फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए तब वो हमें मिलेगा। और वहाँ पे हमको एक काम अब ये करना पड़ेगा दोस्तों, हमें अपना वो आधार नंबर जिस भी आवेदक का है उसका आधार नंबर यहाँ पे भर के दोस्तों हमें उसमें एक OTP जनरेट करनी पड़ेगी। जो UID की जो वेबसाइट है, यानी जो आधार की वेबसाइट है, वहाँ से एक OTP प्राप्त होगी दोस्तों। उसको डालने के बाद ही हम इस फॉर्म को फाइनल सबमिट कर पाएंगे। ये एक बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों इस पोर्टल पे। अगर उसको हम नहीं करेंगे दोस्तों, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट नहीं होगा और उसमें कोई भी कार्रवाई संभव नहीं हो पाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर कि जिसका भी आप आवेदन कर रहे हैं या जो भी आवेदन कर रहे हैं, उनको अपना मोबाइल जो होगा अपने आधार से लिंक करा के रखना है और अपने पास में रखना है, तभी हम इस आवेदन को आगे भर पाएंगे। नहीं तो
नहीं भर पाएंगे। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ये सारे बदलाव किए गए हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गए हैं तो यहाँ क्लिक करें। वह यहाँ क्लिक करके हम दोस्तों अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था जिससे हम लोगों ने फॉर्म भरा था उसकी डिटेल भर के OTP जनरेट करके हम जो है फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो अपना मोबाइल नंबर भूल गए हैं तो भी, अगर आप किस बैंक अकाउंट से भरे हैं उसकी भी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। अब पहले से रजिस्टर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए यहाँ करें। अगर हमको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो इस लिंक से जाके हम अपना वो भी कर सकते हैं। इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। आप देख सकते हैं ये रहा कि कौन सी स्कीम का है, बैंक अकाउंट नंबर, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, न्यू मोबाइल नंबर और OTP जनरेट कर लेंगे तो हमारे नए वाले मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा और यहाँ पे सबमिट कर देंगे और तब जाके हमारा जो है मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे एक नोट लगाया गया है कि यदि कोई लाभार्थी के पास उसका पंजीकरण संख्या, बैंक अकाउंट नंबर दोनों उपलब्ध नहीं है तो ज्ञात करने हेतु संबंधित विभाग के जनपदीय कार्यालय में संपर्क कर सकता है। यानी आप जाके जिले स्तर कार्यालय पे जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी वहाँ पे जाके कि आप अपनी बेसिक जानकारी देंगे, जैसे आपका नाम क्या है, पिता या पति का नाम क्या है और किस योजना के लिए आपने भरा था, बाकी सारी डिटेल बताएंगे। अगर आप पंचायत विकास खंड या फिर शहर का है तो वार्ड नंबर, ये सारी जानकारी देके आप अपनी डिटेल को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है और वो बदलाव बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ कि जिस भी व्यक्ति का अगर मोबाइल नंबर जो आधार से अगर लिंक नहीं होगा तो संभवतः वो फॉर्म को नहीं भर पाएगा। और इसकी बात करें अगर दोस्तों तो इसमें एक प्रक्रिया दे रखी है कि 60 दिन जो है वो जहाँ जनपद स्तरीय कार्यालय को दिया गया है, जिसमें वो अपना आप जो भी आवेदन रहेगा उसको सत्यापन कर सके, भौतिक सत्यापन कर सके पात्रता की कि वो पात्र है कि नहीं है। और 30 दिन का एक प्रक्रिया दे रखी है दोस्तों, जिसमें PFMS से खाते का वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद ही जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करें, फॉर्म जमा करें, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, BDO SDM को मिलेगा, स्वीकृति अस्वीकृति यहाँ से होगी और फिर जिला परीक्षा अधिकारी मैं यहाँ पे सिर्फ विडो पेंशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं विडो पेंशन, फिर स्वीकृति अस्वीकृति यहाँ से होगा, PFMS अकाउंट वेरिफिकेशन और फिर वो एक वेरिफिकेशन के लिए वापस से जिला परीक्षा अधिकारी के उस लॉगिन पे आता है और फिर वहाँ से ये उसको वेरीफाई करते हैं दोस्तों कि हाँ ये जो अकाउंट नंबर भरा गया है वो उन्हीं का है जिसका आवेदन है। वहाँ पे दोनों चीज़ें दिखाई देती है। आपने जो डिटेल भरी दोस्तों वो एक कॉलम में दिखता है और जो PFMS रिस्पांस होता है वो अलग कॉलम में दिखाई देता है। तो दोनों अलग अलग दिखते हैं दोस्तों, जिससे पहले ही पता चल जाता है कि ये खाता उन्हीं का है या नहीं है। तो कुछ इस तरह से अब नई पेंशन पोर्टल काम करेगी दोस्तों। जो भी आपके आसपास पड़ोस में जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है, महिला है पुरुष है, तो आप इस वेबसाइट की सहायता से उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।